अस्सलाम वालेकुम। एससीओ का इजलास चाइना में जो अभी रिसेंटली हमारे सामने जो उसके अपडेट्स आए, उसको देखने के बाद कुछ चीज़ें बड़े वाज़े तरीके से इस्टेब्लिश होती हैं। इमरजेंस ऑफ ए न्यू ब्लॉक, और ये वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ा परेशान कुन लम्हा है। मुख्तलिफ उनके जो दानिश्वर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो लीडरशिप है, उनके बयानात से उसका इजहार भी होता है। ख़ुद ट्रंप की जो इसके ऊपर उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह अमरीकियों ने चाइना का साथ दिया था, और फिर वो कहते हैं कि अभी चाइना इज़ कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका। जो उसके साथ लीडर खड़े हैं उनका नाम लेकर उसने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा। तो कुछ एक तब्दीली की हवा मौजूद है और वेस्ट के अंदर और अमेरिका के ऊपर परेशानी भी मौजूद है। दो तीन चीज़ें हैं जो अगले 10, 15, 20 सालों में इस पूरे नए ब्लॉक के नतीजे में सामने आ सकती हैं। एससीओ इब्तदाई तौर पर एक सिक्योरिटी ब्लॉक के तौर पर इमर्ज किया था, लेकिन अभी लगता ही है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ब्रिक्स में मुकामी करेंसीज़ में तजारत की बात हो रही है, डॉलर को रिप्लेस करने की बात हो रही है, ये एससीओ और ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये साझे हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। इंडिया जो किसी ज़माने में 25 साल पहले अमेरिका ने एक फ़ैसला किया था कि इसको चाइना के मुकाबले में टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन इंडिया को बिल्ड करना, और उसके लिए उन्होंने इंडिया को बिल्ड करने के लिए जो जो कुछ करना था कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा एक वो हाइफन लगा के इंडो पाक या पाक इंडिया रिलेशन ये अमेरिका के साथ जोड़े जाते थे। हमें उन्होंने अलहदा करके अफ़गानिस्तान के साथ एफ पैक कर दिया, इंडिया को इतना उन्होंने बड़ा कर दिया। अब इंडिया के साथ सूरत हाल ये है कि वो टैरिफ वॉर्स में जारी है काम। जो तेल ख़रीद रहा था वो उसके ऊपर इश्यूज़ जारी हैं। जो उसकी नॉन टैरिफ बैरियर है उसके ऊपर ट्रंप बहुत खफा है। उन्होंने मीटिंग करने आना था, वो विज़िट अपना उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो गुस्सा किस वजह से है? उसके पीछे डॉलर है। डॉलर को जैसे ही रिप्लेस करके ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ या एससीओ वाले ममालिक जो हैं वो मुकामी करेंसीज़ में तजारत शुरू करते हैं, तो जो ग्लोबल रूल है डॉलर का, जिसके नतीजे में अमेरिका पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, वो टूट जाता है उस दिन से जिस दिन आप डॉलर को रिप्लेस कर दें। तकरीबन 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे आपको बैठी हुई नज़र आ रही है एससीओ की मीटिंग के अंदर। बहुत बड़ी है, आधी दुनिया अंदर बैठी हुई है, और इसी तरीके से दुनिया के जीडीपी का भी एक बड़ा शेयर जो है वो एससीओ के अंदर बैठा हुआ है। मोदी बहुत ऊंची हवा से बहुत नीचे आ गए। कोई ज़माना ये था कि वो चाइना को आंखें दिखाने के लिए तैयार बैठे होते थे, अब वही मोदी जाके ना सिर्फ शी के साथ तस्वीर बनाने के लिए वहाँ पहुँच गए, उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में उसमें शिरकत भी की, पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में भी शिरकत की। वही आर्मी चीफ़ जिन्होंने वाशिंगटन विज़िट किया था, तो मोदी ने वाशिंगटन जाना पसंद नहीं किया था। हमारे आर्मी चीफ़ को तो ट्रंप ने लंच पे इनवाइट किया और मोदी वापस आ गए थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के होते हुए मैं यहाँ आऊँगा नहीं। वो आर्मी चीफ़ भी वहाँ मौजूद थे और फिर भी मोदी वहाँ मौजूद थे। और जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ शर्म एल शेख के बाद, जिसमें मनमोहन सिंह और उस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, बलूचिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी का जिक्र हुआ था। उसके बाद ये दूसरा मौका आया कि ख़ुद मोदी ने, जो बहुत शोर मचाता था दुनिया सारी के आगे, उसके अंदर बाकायदा डॉक्यूमेंट किया गया कि पाकिस्तान में जो खुजदार वाला वाक़या और जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या है ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। इंडिया का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसी डिक्लेरेशन के ऊपर फिर मोदी ने अपने हाथ से दस्तखत भी किए। तो ये एक नया कॉन्टेक्स्ट है, एक नया ब्लॉक है। इसमें मोदी कहाँ एडजस्ट होगा, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और ये जो नई सिक्योरिटी ग्रुपिंग है ये आने वाले दिनों में कैसे इमर्ज करेगी, प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। आगे चल के फिर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल एजाज, वेरी वार्म वेलकम। और लाहौर से हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला और मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। आप ही से स्टार्ट करता हूँ जी। ये सर बड़ी एक रेयर गैदरिंग है जिसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी भी मौजूद हैं, पुतिन भी मौजूद हैं रशिया से, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ भी मौजूद है, और बड़ा पावरफुल ब्लॉक इमर्ज करके सामने आता है। और वेस्ट में बड़ी तशवीश नज़र आती है। वो कहते हैं कि अगर इस मौके के ऊपर वेस्ट ने और अमेरिका ने ना देखा कि ये कौन सा नया सिक्योरिटी ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, तो आइंदा आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा। ये बयानात आना शुरू हो गए हैं वेस्ट से। तो इस एससीओ मीटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए सर? देखें मलिक साहब, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि कल की जो मीटिंग है उसकी जो सूरत हाल
देखने को मिली है, सुनने को मिली है, और उसके ऊपर जो तजिया नगारों ने बात की है, तो इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो एफ़र्ट्स हैं, उनकी बड़ी कामयाबी है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना मौक़िफ़ वहाँ पे अपनी स्पीच में पेश किया, और मोदी साहब भी उस वक्त वहाँ पे जो है वो मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी के जो वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं और पाकिस्तान में उन्होंने जो इशारे किए, तो उसमें वो समझने वालों के लिए काफ़ी थे कि कौन पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी के पीछे है। और फिर उन्होंने जो है वो जिस तरह से हिंदुस्तान का, फ़लस्तीन का जो मामला है, ईरान का जो मामला है, तो ये सारे मामलात पे जो उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन इससे और ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट हुई है, और ज़्यादा जो है उसकी सफारती सतह पे जो है वो अहमियत जो है वो उजागर हुई है। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि चाइना और उसके मुकाबले में यूरोप या अमेरिका की बात, तो मेरा ख़्याल है कि चाइना जो है उसकी पॉलिसी अभी भी यही है कि वो उस तरह की महाजराई या उस तरह की हेजमनी, जिस तरह की अमेरिका के इक़दामात से, या अमेरिका जिस तरह से दुनिया को जो है वो अपने बाज़ सूरतों में लगता है कि वो ज़ेरे नगीं करना चाहता है, जिस तरह से ईरान के मामले में सारी सूरत हाल सामने आई, चाइना का तो इस तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसे रुझानात नहीं है। उन्होंने हमेशा जो है वो कंटेनमेंट से और अपने आप को जो है वो एक ख़ास हद से जो है वो आगे उनकी जो है वो नहीं बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक सूरत हाल का इमर्ज होना, कि अमेरिका को भी ये पता चले कि दुनिया में कोई और भी है, तो ये पूरी दुनिया के लिए मेरी नज़र में जो है वो एक बड़ी सेफ्टी और एक बड़ी जो है वो मुनासिब जो है वो सूरत हाल होगी, कि इस तरह से ना हो कि अमेरिका पूरी दुनिया में जो है वो जिस तरह से और जो चाहे, जिस तरह से चाहे इसराइल की और हमायत करे, और जो चाहे फ़लस्तीन में करवाए, जब चाहे और जैसे चाहे ईरान के साथ जो है वो करे। तो इस सूरत हाल में इस ब्लॉक के इस तरह से अमर्ज होने और अपने आप को शो ऑफ करना जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए एक जो है वो सेफ्टी और एक अमन का पैगाम है। सही। एवीएम साहब, जो इमरजेंस ऑफ न्यू ब्लॉक है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक वो जो इकट्ठी एक फ्रेम है ना, जिसके अंदर पुतिन भी है, प्रेसिडेंट शी भी हैं, नॉर्थ कोरियन लीडर भी वहाँ मौजूद है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, साथ पीछे आर्मी चीफ भी साथ ही मौजूद है। तो ये जो ब्लॉक इमर्ज करके सामने नज़र आता है ना, टर्किश भी बैठे हुए हैं, साथ आपके ईरानियन भी बैठे हुए हैं, इट्स ए न्यू रियलिटी, न्यू फिनोमिना। जी मलिक साहब, ये चीज़ तो हो रही थी कि दुनिया जो है वो बतदरीज यूनिपोलर वर्ल्ड से वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ तो जा रही थी। हुआ क्या कि रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए, पाक भारत जंग, ईरान इजराइल जंग, उसके बाद ये चीज़ एक्सेलरेट हो गई और बड़ी तेज़ी से हमें इस रीजन में एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आई, जिसमें वो जो एक भारत को एक एग्जैजरेटेड अहमियत मिली हुई थी वो जो है डिफ्लेट हो गई। एक तो ये रियलिटी है। दूसरे, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगरचे ये सिक्योरिटी ब्लॉक था, लेकिन चूंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रेजेंस है वो चाइना की है, और चाइना इट्सेल्फ जो है वो असल में अपनी एक सिक्योरिटी जो है आइडेंटिटी या इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए, और वो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी मैनीफोल्ड बढ़ गई है। वो हमने उनका इक्विपमेंट और वो सारी चीज़ें हमें पता ही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके जहाज़ों की वो वैल्यू कर दी है जो किसी ज़माने में यूरोपियन जहाज़ों की थी, फाइटर जेट्स। तो अब जब आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है कि आप इस इमर्जिंग ब्लॉक को लीड कर सकें, और इनहेरेंटली आपके पास इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है,
तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये वाकई अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज करते हैं। सर लेकिन वेस्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। मैंने उनके कुछ लीडर्स के बयान देखे हैं और कुछ उनके एनालिस्ट के तज्जिए पढ़े हैं। वो वरीड नज़र आते हैं कि एक नया ब्लॉक इमर्ज कर गया जो वेस्ट को और अमेरिका को चैलेंज करेगा। जी देखिए, ये इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। इसके सिर्फ मलिक साहब जो है ना, आप शायद वो कोशिश करें तो इसके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा रिटार्ड कर सकते हैं। इसकी स्पीड किसी और ऐसी अनफोर्सीन वजह से थोड़ी स्पीड कभी डिसलरेट हो जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली होना है। और जैसे ही रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस से डिसएंगेज होता है तो वो भी इस ब्लॉक का एक नेचुरल एलाय होगा मेरे ख्याल में। आप देखिए, जैसे आपने फरमाया कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये वो है जिसमें एक पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैमिली स्ट्रक्चर और कुछ यहाँ की जो कल्चरल जो इस तरीके से इनकी असास है, उसमें इन लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, हो भी है भी और मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी होगी। तो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और ये इनके पास अपनी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी है, इनकी विद इन ब्लॉक जो है वो कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है चीज़ों की। तो ये एक बहुत सेल्फ कंटेन्ड और एक ऐसा आई वुड से कि एजर्टिंग या एजर्टिव ब्लॉक बनने की जो है ये चंद सालों की बात है मेरे ख्याल में। अगले 5-10 साल जो है ना बड़े हैपनिंग होने वाले हैं डॉलर के लिए और यूएस इकोनॉमी के लिए। इधर से चाइना का राइज हो रहा है और उधर से डॉलर अंडर प्रेशर आ रहा है। जी देखिए, अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिकन माइट जो है ना वो रिसीड कर रही है, नेचुरली कर रही है। वो प्रेजेंट जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कई इकदामात की वजह से वो शायद वो चीज़ एक्सेलरेट हो गई है। वो शायद मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब चूँकि हर रोज़ कोई नया ऐसा कदम उठाते हैं जिससे वो चीज़ें जो हैं, जो टैरिफ वॉर्स उन्होंने शुरू किए हैं वो तो एक्चुअली अपना वो करंट अकाउंट बैलेंस को ठीक करने के लिए किए हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। जी उससे बिल्कुल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और उनके यूएस कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर भी इरोड हो जाएगी। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो अमेरिकन एक कॉमन आदमी, देखें अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है ना वो आम आदमी का मसला ग्लोबल जो है एंगेजमेंट्स नहीं होती। वो अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है या उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन वो हमेशा उनके लोकल इश्यूज पे होती है, टैक्सेशन पे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट पे होती है, हेल्थ प्रोग्राम पे होती है। तो अब जिस तरफ अमेरिका हेड कर रहा है वो एक जो है ऐसे अनस्टॉपेबल अमेरिकन इनके लिए चैलेंज होगा। यूएस इकोनॉमी जो है वो इट्स गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज फॉर एनी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन द कमिंग ईयर्स। राना सनाउल्लाह साहब, जो पाकिस्तान का रोल है आप वो कैसे देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि एक तरफ साथ अंदर इंडिया भी बैठा होगा और एक अनकंफर्टेबल पार्टनर के तौर पर हम दोनों वहाँ उस ग्रुप के अंदर शामिल थे। ना मोदी हमसे कंफर्टेबल होगा ना हम उसकी शक्ल देख के खुश होंगे। वो तो पाकिस्तानी इलाकों पे हमलावर हुआ था और मोदी को शायद चाइना भी खुश दिली से एम्ब्रेस ना करे जिस तरीके से उनसे आपस में 25 साल गुजारे हैं। पिछले बिल क्लिंटन के विजिट के बाद से चाइना के मुकाबले में इंडिया को खड़ा करने की कोशिश की थी अमेरिका ने, बहुत पैसा लगाया, बहुत सरमायाकारी की। तो अब इस ग्रुप के अंदर हमारा क्या रोल है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं देखिए मलिक साहब, हमारा इस ग्रुप में जो रोल है इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है इस ग्रुप में भी पाकिस्तान की बड़ी रेलेवेंस है और चाइना के साथ पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, जो दोस्ती है जिसके मतलब हम कहते हैं कि वो जो है वो समुंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, शहद से ज़्यादा मीठी है, तो वो चीज़ जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है, रहेगी और रखनी चाहिए। और साथ साथ जो है वो अमेरिका के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं या हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात में जो इस वक्त जो सूरत हाल या जो कंफर्ट इस वक्त हुआ है वो जहाँ पे हमारी अपनी एक बेहतर पॉलिसी है कि हमने पिछले कई सालों में बल्कि एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में अमेरिका की तरफ से हमें जो है वो एक ऐसा यानी स्ट्रेंज सलूक मिलता रहा है कि जिसके ऊपर हम भी किसी वक्त जो है वो डिस्टर्ब हो सकते थे या किसी जानब निकल सकते थे, लेकिन हमने अपना जो है वो बैलेंस जो है वो कायम रखा और ख़ास तौर पे
पिछले जो 2-2.5 साल 3 साल और ख़ास तौर पे जो इस साल में जो हमने ख़ास तौर पे वार ऑन टेरर के हवाले से जो है वो हमने तावन किया और उनके कई जो बड़े उनके क्रूशल टारगेट्स थे उनके ऊपर भी हमने काम किया, तो वो पोजीशन भी हमें जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। अपना जो है वो जो एक तल्लक है उसको इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ाता रहना चाहिए। और इसमें चाइना के यानी मुकाबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और उसमें एक बुनियादी किरदार जो है वो इंडिया की उस पॉलिसी का भी है जो अमेरिका को डिस्टर्ब कर रही है। यानी रशिया से तेल लेना और फिर उसको जो है वो डॉलर कमा के देना और पूरी दुनिया में जो है वो फिर उसको आगे एक्सपोर्ट करना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम ये इस बात की जो है वो बुनियाद में जाएं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से ही जो है वो ये सारा टैरिफ जो है वो 25% और फिर उसके बाद 50% हो गया। उसमें इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ भी हैं कि जो वो इस खित्ते का अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो एक कुव्वत के तौर पे जो है वो बिहेव कर रहा था और उसी नज़र से दुनिया को देख रहा था, बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो एक कमतर जो है वो दर्जे पे ले रहा था। जो गुफ्तगू और जो तकारीर मोदी अपने इलेक्शन में भी जो है वो करता रहा है, और ख़ास तौर पे इसमें इस बात की अहमियत है जो मार्का हक़ में अल्लाह ताला ने जो है वो हमें सुरखरू किया, हमें कामयाबी दी, और इंडिया का जो गरूर है वो मिट्टी में मिल गया। और उसमें भी बात शुरू वहाँ से हुई है। अगर पहलगाम के वाक़या के ऊपर इंडिया ये रवैया इख्तियार ना करता, ये अग्रेसिवनेस शो ना करता और हमारे ऊपर हमलावर ना होता, तो शायद हम आगे से वो जवाब ना देते जिस जवाब की बुनियाद के ऊपर जो है इंडिया का सारा जो उसका तकब्बर और उसका जो भरम बना हुआ था और वो एक बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पे अपने आप को अमर्ज कर रहा था, वो सारा जो है वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि मिलजुल के इकट्ठी हो के एक ऐसी सूरत हाल बनी है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त से और आने वाले जो है वो 2-4 साल जो है वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्लेस कर सकता है, अपने आप को बेनिफिट कर सकता है और अपने आप को जो है वो मोर रेलेवेंट कर सकता है, जो कि हमें करना चाहिए। इजाज़ साहब, एक चीज़ आप बताइएगा एयर मार्शल साहब, सितंबर के महीने में यूएन जनरल असम्बली का सेशन है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका जाएंगे, उनकी हो सकता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातें भी हो जाएं, लेकिन उसके बाद एक सिग्निफिकेंट विजिट जो एक्सपेक्टेड है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है, मार्को रूबियो का। भी उसकी डेट्स वगैरह तो फाइनलाइज नहीं है, लेकिन मे बी आफ्टर सम टाइम आफ्टर दैट, अक्टूबर में हो जाए, किसी वक्त हो जाए। बड़ी एक स्टेप फॉरवर्ड होगा 15 सालों के एक सर्दमोरी के बाद जी। तो हमें बैलेंस करना है, इधर से चाइना भी है उधर से अमेरिका भी है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। देखें, हमें इस वक्त जो है ना बड़े मोहतात तरीके से हमें अपने आप को कंडक्ट करना है। हमारे पास इस वक्त वो तमाम स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं जिनको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी उसमें जो है ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहिए। मतलब हमारी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ऑप्टिक्स हमें उसकी मैनेज करनी चाहिए। यानी मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे हमें जिस तरह दुनिया में तब्दीली, मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा कि यूनिपोलर से हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, नया ब्लॉक बन रहा है, लेकिन हमें अभी इन दोनों कश्तियों में पाँव रखना हमारे लिए अहम है। दोनों से दोस्ती रखनी चाहिए जी, बना के रखनी चाहिए, बिगाड़ नहीं पैदा तो हमें। और इसका अगर आप देखें तो माजी में हमारे पास इसका प्रेसिडेंस है। हम सीटो सेंटो के मेंबर भी थे और हम चाइना के साथ बहुत अच्छी तरह जो है एंगेज रहते थे और हमारी चाइना से दोस्ती उस वक्त से है। और उसके बाद हमारे अमेरिका के साथ मुख्तलिफ अदवार में जो अच्छे रिलेशनशिप की जो
हाइट्स रही हैं, उसमें भी हमने कभी चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो हमें ये एक बड़ा फाइन बैलेंस लेके चलना चाहिए, और उसमें अगर हम चाइना के पार्टनर हैं तो उस चीज़ को हमें महफूज रखते हुए हमें उन दूसरे साइड को भी अपने मुखालिफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उनके साथ भी एक खुशाइन तरीके से बना के रखनी चाहिए। एयर वाइस मार्शल इजाज़ महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, राना सनाउल्लाह साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। पहले तो सबसे आर्मी चीफ से शुरू करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के वो एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जहां प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनसे ज़्यादा वक्त आर्मी चीफ की होती है। आर्मी चीफ के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया था वो नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या पोजीशन होगी? दोबारा नया नोटिफिकेशन करेंगे, क्या होगा? नहीं, इसमें जो नोटिफिकेशन होता है वो कोई उसमें कोई जो है वो डेट मुकर्रर नहीं होती। तैनाती का जो यानी जो एक 3 साल की मुद्दत के लिए सर पहले लॉ में यही गुंजाइश थी ना, तो उसी के मुताबिक ही नोटिफिकेशन हुआ था। हाँ, तो अब ला में जब बाद में लॉ में हुआ, जहाँ पे जब लॉ में 3 साल था पहले, तो वो जो है वो 5 साल हो गया है। उससे पहले कभी 4 साल होता था, 4 साल के बाद फिर 1976 में जो है वो 3 साल हो गया। अब जो है वो दोबारा जो है वो 5 साल हो गया। तो अब जो उनकी मुद्दत है वो मौजूदा कानून के मुताबिक, क्योंकि ये तैनाती जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इसके मतलब जो है वो दर्ज है, लेकिन जो तो सर ये फिर एक उसका तयन जो है वो लॉ में है। वो तो अब आपका कहना है फिर नवंबर 2027 तक वो आर्मी चीफ रहेंगे, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। आपके लबे होगा कि जो एयर चीफ हैं वो नहीं, जो एयर चीफ हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है इसी दौरान जो है वो इस अमेंडमेंट के बाद पूरी हुई, और उनके लिए कोई नया नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इस अमेंडमेंट के बाद अब वो जब उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल पूरी होगी तो उस दिन वो रिटायर होंगे। तो सर अभी ये मरी वाली जो मीटिंग थी उसके अंदर भी एक ये बयानिया सामने आया था, बल्कि ये बड़ा पॉपुलर बयानिया है। पहले वो लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब इन ट्रबल हैं, तो लेकिन फिर अब लगता यह है कि वो एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान था फ्लोर ऑफ द हाउस कि 2013 तक तमाम बड़े महफूज हो गए हैं। वो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 2027 तक तमाम बड़े महफूज हो गए, हम ये कह सकते हैं? नहीं, देखें, इसमें बड़े या छोटे के महफूज होने का मामला नहीं है। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो एक अमेंडमेंट हुई है, और वो अमेंडमेंट जो है वो इन ऑपरेशन है, और उसके मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो अब नवंबर 2027 में जो है वो पूरी होगी, और अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है? जी, कानून में तो मौजूद है ना। इस मुल्क में 4 एक्सटेंशन जो है वो होती रही हैं, आपके इल्म में ही है। और जो लोग एक्सटेंशन, बाज़ लोग तो एक्सटेंशन खुद ही लेते रहे हैं। तो एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, कोई ख़ुद से नहीं बन गया। तो फिर अगर एक्सटेंशन जिस मुल्क में होती रही हैं, तो अगर जो है वो डिज़र्व करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा कोई और कौन कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो उस वक्त की बात है। आज तो आपने कमाल ही कर दिया राना साहब। इसका मतलब है कि नवंबर 2027 तो है ही, तो लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट एज भी लॉ के अंदर नहीं है, तो फिर 5 साल अगर और करें तो फिर तो ये नवंबर 2032 चली जाएगी, तो वो तो फिर 10 साल की मुद्दत होगी। तो आपका क्या बनेगा साथ?
तो ये तो नहीं, तो ये आपके इल्म में है ना कि वो जो एज लिमिट थी वो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो हदफ हो गई है, उसको भी वो भी अमेंड हो गई। हाँ, अब तो बिल्कुल तो सही। बाकी जहाँ तक अब आपके हुकूमत का लफ्ज़ों में तल्लुक है, तो वो हुकूमत बहुत का डिजर्व तो करते हैं कि आपके उनको इल्म में है एक्सेप्शन भी दी जाए जी। कि जो हुकूमत है, हुकूमत का जहाँ तक तल्लुक है, तो हुकूमत का तो आपको पता ही है कि कौमी असम्बली का जो दौरानिया है वही हुकूमत का दौरानिया होता है, और जो मौजूदा असम्बली है उसका जो दौरानिया है वो गालबन मार्च की कोई डेट है जो जिस दिन जो है वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी 2029 में। तो सर इसका मतलब है फिर आपकी भी हुकूमत अब बच जाएगी 2029 तक, आप पूरी उम्मीद रहें। अगर आर्मी चीफ रहेंगे नवंबर 2032 तक, तो आप भी रहेंगे 2029 तक, मतलब ये तो फिर बनेगा ना जी। नहीं, ये तो आप खामखाई जो है ना वो चीज़ों को एक दूसरे के साथ जो है वो आप जोड़ रहे हैं। इस इन चीज़ों का जो है वो असम्बली की मुद्दत का आइन में दर्ज है, जहाँ तक मुलाजमत के अरसे का तयन है वो लॉ में दर्ज है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है। अच्छा सर, इसमें फिर इमरान खान का क्या बनेगा? क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि किसी एक की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक की कैजुअलिटी हो जाएगी। मतलब आप अगर हुकूमत में बैठे होंगे तो इमरान जेल में बैठा होगा, तो कुछ ये तो फिर इमरान तो फिलहाल जेल में ही रहेगा ना। नहीं, इमरान खान साहब को अपने को जो है वो यानी मेरी राय के मुताबिक उन्हें अपनी जो है वो सोच को बदलना होगा, और उन्हें जो है वो अपना जो है वो पॉलिटिक्स करें, वो सियासत करें। वो सियासतदान अपने आप को कहते हैं, हम भी कहते हैं कि भी ठीक है आपकी सियासी जमात है, आप सियासतदान हैं, तो उन्हें सियासत करनी चाहिए। वो इस वक्त जिस काम पे लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता ऐसा जो है वो राना साहब, लेकिन आप अगर 2029 तक हुकूमत में रहना चाहते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि इमरान को 2029 तक जेल में रहना पड़ेगा। जो तरीका सियासत है पाकिस्तान में, उसमें तो फिर वो मुझे बाहर नहीं निकलते नज़र आते। नहीं मलिक साहब, अगर इमरान खान साहब सियासत करना चाहते हैं, जेल में रह के करना चाहते हैं, जेल से बाहर आके करना चाहते हैं, तो वो तो उन्हें हमारी तरफ से तो हर वक्त ऑफ़र है। ये पिछले 2 माह में 3 मरतबा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उनको बड़ी ही जो है वो खुले दिल से जो है वो उनको ऑफ़र किया है कि आएँ, बैठें, बात करें। जिस दिन अपना 13 और 14 अगस्त की रात जो फंक्शन था वहाँ पे पूरी अस्करी क़यादत भी बैठी थी। उन्होंने जो मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो बात की है वो क्या है। लेकिन इमरान खान साहब, सर आपने पूरी पीटीआई को स्टीम रोल कर दिया है, पूरी अपोजिशन को आपने स्टीम रोल कर दिया। पीटीआई की सारी क़यादत जो है आपने तोड़ फोड़ ली है, बाकी जो हैं वो बेचारे अपनी जान बचाते नहीं तो मलिक साहब फिर नहीं मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि वो जो सिविल वार चाहते हैं फिर वो होने दें, और उसके नतीजे में क्या आप फिर इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान अपना वजूद जो है वो बरकरार रख सकेगा? इमरान खान बाहर आएगा तो पाकिस्तान के वजूद को क्यों खतरा होगा? नहीं तो इमरान खान सिविल वार चाहता है। इमरान खान जो है उस मुल्क में सियासत नहीं चाहता, उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, कोई सियासी सोच नहीं है, वो सिविल वार चाहता है। वो सिविल वार चाहता है। सर फिर नहीं सुन ले, 9 मई को नहीं सुन ले ना, 9 मई को उसका क्या वो जो उसका एक्ट था वो कोई उसका सियासी एहतजाज था, वो सिविल वार की तरफ। सर फिर इमरान जेल में रहेंगे। राना साहब फिर तो मेरा सवाल आपसे दोबारा यही है कि फिर इमरान जेल में रहेंगे 2029? अब भी जो है वो उसका वो इसी बात के ऊपर जो है वो यानी जो है वो कोशिश में है कि वो सिविल नाफरमानी, सिविल वार चाहता है, जो कि इस मुल्क के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, जो हालात हैं हमारे।
सर फिर आप उसे जेल से नहीं इमरान को बाहर निकालते? नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि ये जेल में वो खुद रह रहा है कि उसे को रख रहा है? आपने रखा हुआ अगर है। एक आदमी जो है, नहीं सुन लेना, नहीं रखा तो अदालतों से उसे सज़ा हुई है। 9 मई को 9 मई हमने किया है, और वो जो अपना है वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस वो को हमने किया है। वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम लगी है। सर आप राना वो, साहब आप कह नहीं रहे, जो- लेकिन आप मेरी बात की तस्दीक करते जा रहे हैं कि आप इमरान को बाहर नहीं निकालेंगे। आप कह नहीं रहे, लेकिन आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो जेल में ही रहेगा। एक चीज़ मुझे बता दें, जब मरी में इजलास हो रहा था, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आप ये बैठ के क्या इन चीज़ों के ऊपर सारे मुतफिक थे कि आर्मी चीफ जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इमरान जेल में ही रहेगा, फिर हम लोग 2029 तक हुकूमत में ही रहेंगे? नहीं, आर्मी चीफ का कंटिन्यू करना जो है ना, वो तो डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लॉ अमेंड हो गया, और जो अरसाए तैनाती जो है या जो टेन्योर है वो 3 से 5 हो गया, तो उसके ऊपर फिर कौन सी डिस्कशन होनी है, या उसके ऊपर किसने क्या फैसला करना है? दैट इज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बड़े मियाँ साहब खुश हैं? वो तो हो चुका है ना। बड़े मियाँ साहब खुश हैं इस पे? नवाज शरीफ साहब खुश हैं इस पे? नहीं, किस बात पे? किस बात पे? सर आर्मी चीफ तो आपका क्या ख्याल है कि 2027 तक तो हो गए। नहीं देखें, यानी अगर यानी मौजूदा हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने जो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से लॉ अमेंड हुआ है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट और जो है वो शामिल नहीं थी? और अगर गवर्नमेंट शामिल थी PMLN की, तो क्या वो मियां नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी या उनकी कंसेंट के बगैर शामिल थी? ऐसा तो नहीं है। जो भी सर फिर बड़े मियाँ साहब खुश हैं? अहमियत के फैसले होते हैं, सर ये बता तो दें कि बड़े मियाँ साहब इस पे खुश हैं या खफा हैं? खुश हैं इस पे जो या खफा भी हैं? बुनियादी अहमियत के फैसले होते हैं वो पार्टी लीडर की कंसेंट से होते हैं। इसमें खुश या नाराज होने वाली तो कोई सर बात फिर नहीं मियाँ है। साहब तो ये मुल्क सर की खुश होंगे, फिर उनकी तो मुल्क मर्जी की पूरी होगी ना, उनकी सालमियत और रजामंदी से मुल्क हुआ है की तो फिर तो वो बेहतरी खुश के होंगे। मामलात हैं। जी बिल्कुल, सर क्यों फिर नहीं? तो मियाँ उनकी साहब खुश रजामंदी होंगे के ना कि उनकी बगैर रजामंदी से फैसला हो इस गया। किस्म के बुनियादी फैसले जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ये लफ्ज़ जो है वो इसको सूट करता है किसी के खुश होने या ना खुश होने को। जो फैसले मुल्क की अहमियत के हामिल हैं, उनके ऊपर जो है वो सभी को जो है वो मुत्तफिक होना चाहिए और एक सोच होनी चाहिए। सर आप सवाल का जवाब गोल कर गए हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमतें जाती और आती जो है ना 2-3 मौके के ऊपर है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, DGISI की तैनाती के ऊपर, हमने जनरल फैज़ के मामले में देख लिया था क्या हुआ था। तो आपको पता है ये कितना सिग्निफिकेंट डिसीजन है। और अगर मियाँ साहब इस पर खुश नहीं है तो फिर या नाराज़ हैं, या कह दे खुश है या नाराज़ है। आपने दोनों में से एक भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मियाँ साहब बिल्कुल नाराज़ नहीं है। मियाँ साहब जो भी फैसले हुए हैं वो मियाँ साहब की जो है वो मुकम्मल तईद से हुए हैं, और उसके ऊपर वो खुशी का समझते लफ्ज़ हैं नहीं कि ये इस्तेमाल कर फैसले रहे जो हैं ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में हैं। इसमें खुशी ना खुशी वाली बात जो है ना, ये तो आप इसको बड़ा हल्का कर रहे हैं ना। इसमें खुशी ना खुशी वाली बात नहीं है, ये मुल्क के मफाद में ये फैसले हैं। सर मुल्क के मफाद में हो तो फिर तो खुशी दुबाला हो जाती है, लेकिन 12 सूबे भी आने हैं सर, उस पर भी खुशी दुबाला होगी बड़े मियाँ साहब की? नहीं, कोई ऐसे 12 सूबों वाली बात नहीं है। ये तो ऐसे ही आपने मीडिया में बात चलाई हुई है। कभी 12 कह रहे हैं, सर कभी ये 30 बात कह आ रहे रही हैं। है, आप सर ये आ रही है करीब आपके, बस ये ड्राइवमेंट पहुंचने वाली है, तैयारी रखिएगा इसकी भी। चले ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाया माल रोड आ रही है ये सर, बात माल रोड जो से है आते आते थोड़ा टाइम लगता है, पहुंच जाएगी। अच्छा, ये 30 है या 12 है? 12 बातें तो दोनों चल रही हैं। अच्छा जी, आपको जो पसंद होगा वो आप ले लें। 12 लेने हैं तो 12 ले लें, 30 लेने हैं तो 30 ले लें सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये ख़बर जो है ना, इसकी सेहत से जो है ना, सेहत के ऊपर मुझे शक है। आप इसको वेरीफाई करें दोबारा। सर सेहत पाकिस्तान में सूबों की वैसी कमज़ोर है आजकल, बारिशों और पानी और सैलाबों की वजह से, लेकिन ये संजीदा मामला है और ये नहीं, जल्दी आप लोगों के करीब आने वाला है। नहीं, तो ठीक है, बड़े मियां साहब वो को तो एक ठीक
क्लाइमेट चेंज है, लेकिन सूबों बड़े की मियाँ साहब को बताना पड़ेगा इसके ऊपर भी कि कौमी मुफाद में है कि नहीं है और वो खुश हैं कि नाराज़ हैं, इसके ऊपर उन्हें बताना पड़ेगा। इसमें ये गोल करके नहीं निकल सकेंगे, इस पर बताना पड़ेगा कि खुश हैं कि नाराज़ हैं 12 सूबे बनने पे। नहीं, 12 सूबे बनने की कोई बात इस वक्त अंडर कंसिडरेशन नहीं है, ना कैबिनेट के, ना पार्लियामेंट के, ना एज पॉलिटिकल पार्टी के। जितनी भी मीटिंग्स हालिया दिनों में हुई हैं, किसी जगह पे भी किसी ने भी इस बात की तरफ कोई इशारातन बात भी नहीं की कि इस मुल्क में 12 सूबे बनने चाहिए या 30 बनने चाहिए। ये बात मीडिया में ज़रूर हो रही है और आप इसको बड़ी सनद के साथ बात कर रहे हैं, तो आप कितने कब तक अगर ये बात नहीं होती तो फिर आप मान जाएंगे कि ये बात गलत है। सर इशारे आप देख नहीं रहे हैं, इशारों से ज़्यादा बात हो रही है, आप संजीदगी से इसको अभी ले नहीं रहे हैं। या मेरे सामने जैसे आपने ये नहीं ना बताया कि मियाँ साहब खुश हैं नाराज़ हैं, वैसे ही अभी इसकी तस्दीक से गुरेज कर रहे हैं। ये संजीदा मामले, और मैं बता रहा हूँ कि माल रोड से रायविंड पहुँचने वाला है। आप तैयारी रखिएगा, मैं प्रोग्राम के एंड पे आ गया हूँ, कमिंग वीक्स में दोबारा आपसे ये सवाल कर लेंगे। चले मलिक साहब, दो चीजें हैं सर, राना साहब आखिरी मिनट में आपसे दोबारा सवाल कर लेता हूँ। क्या एनएफसी वार्ड के अंदर आपको रिसोर्सेज डिवॉल्व करने हैं, या एनएफसी वार्ड के अंदर आपको रिसोर्सेज डिवॉल्व करने हैं, तो यार नए सूबों पे जाना है, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। पसंद अब आपने जो बात की ना, आगे तो आपने सिर्फ वो कहते हैं ना कि जैसे सिर्फ ऐसे ही आप जो है ना वो एक कहानी डाल रहे थे कि जी 12 सूबे 30 सूबे बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है कि ये एक ही दिन में बैठे बैठे कोई सूबे बना देगा। हाँ, एनएफसी अवार्ड में ये बात अंडर कंसिडरेशन है, इस बात के ऊपर बात हो रही है कि जो सोर्सेज हैं बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन के मामला जो हैं वो इकनॉमिकली फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी टफ़ हैं और सूबों के पास थोड़ा गुंजाइश है। उसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर कोशिश की जाएगी कि कंसेंसस के साथ कोई मामला किया जाए। बिल्कुल ठीक है। राना मशीर, वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी उमूर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।